दरअसल बदलाव इसलिए करना पड़ा क्योंकि चुनाव देश का हो या राज्य का, राजनीतिक दल 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख और यहां तक कि 50 लाख तक रोजगार देने का वादा करके वोट पा लेते हैं और काम कुछ नहीं करते। आम आदमी इन्हीं आंकड़ों के जाल में फंस जाता है। तो क्या इतने रोजगार देने की स्थिति में वाकई में राज्यों की होती है? मौजूदा समय की बात करें तो कोरोना संक्रमण का असर महंगाई के साथ साथ देश में बेरोजगारी दर पर भी देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से देश में बेरोजगारी की दर बढ़ती ही जा रही है। 16 मई को देश की बेरोजगारी दर बढ़कर 14.5% पर पहुंच गई। आपको बता दें कि ये आंकड़े आते हैं और उन आंकड़ों में यह बताया गया कि 14.5% बेरोजगारी दर पहुंच गई है। बता दें कि पिछले एक साल का यह सबसे अधिकतम स्तर है और इस हफ्ते बेरोजगारी दर 49 हफ्तों में टॉप पर पहुंच गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की ओर से जारी ये आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण बेरोजगारी दर बढ़कर अब 14.34% हो गई और जबकि इसके पिछले महीने ये 7.29% पर पहुंच गई थी। तो वहीं कोरोना के कारण देश भर में लगाए लॉकडाउन के बाद करीब अप्रैल में 75 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी और शहरी क्षेत्र में भी बेरोजगारी दर तो बढ़ ही रही, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में भी इसकी रफ्तार तेज हो गई है। ग्रामीण इलाकों में पिछले साल की तुलना में यह दर 100% बढ़कर 17.51% पर पहुंच गई थी और CMIE के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी महेश व्यास ने कहा है कि आने वाले समय में भी रोजगार के मोर्चे पर स्थिति चुनौतीपूर्ण बने रहने की आशंका है। उन्होंने ये भी कहा कि मार्च की तुलना में अप्रैल महीने में हमने 75 लाख नौकरियां गंवाई और इसी के कारण बेरोजगारी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। तो बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। रोजगार पर कोई नीति है या केवल पक्ष प्रतिपक्ष राजनीति ही करता नजर आएगा? जब चुनावी रैलियां होती हैं तो उसमें चाहे कोई भी दल हो, सारे राजनीतिक दल बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं और उसमें खासतौर पर युवाओं को लुभाने के लिए, क्योंकि युवाओं के वोट बैंक को पाने के लिए ये राजनीतिक दल लगातार रोजगार देने का बड़ा बड़ा ऐलान करते हैं। उन्हें यह तक नहीं पता होता कि राज्य में जितने रोजगार देने का वो जिक्र कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, उतने रोजगार राज्य में उत्पन्न हो भी पाएंगे, पैदा हो भी पाएंगे। अगर होंगे तो कैसे करेंगे? उनके पास क्या कोई रणनीति है? क्या कोई खाका पहले से खींच करके रखते हैं ये राजनीतिक दल? और अगर नहीं रखते हैं तो आखिर ये इतनी बड़ी बड़ी बयानबाजी करते कैसे हैं? और ये बयानबाजी करके खुद तो वोट बैंक पा लेते हैं, लेकिन इस बयानबाजी के जाल में, बुने हुए जाल में आम जनता फंस जाती है और उसका खामियाजा उसे चुनाव के बाद आमतौर पर भुगतना ही पड़ता है। कोरोना काल चल रहा है वर्तमान में, यह कहा जा सकता है, लेकिन क्या कोई रणनीति थी कोरोना काल के दौरान लड़ने के लिए? क्या सरकार के पास इसके पहले, क्योंकि पहले फेज में जिस तरीके से लोगों में बेरोजगारी का दौर बढ़ा था, उस समय भी लोग बेरोजगार हुए तो लोग पलायन करने को मजबूर हो गए थे। शहर से लेके गांव तक का व्यक्ति बेरोजगार हो गया था। 2 जून की रोटी मुहैया होने के लिए, पाने के लिए लालायित रहता था हर व्यक्ति। किस तरीके से जो माहौल पैदा हुआ था, क्या सरकारें उससे नहीं सीख पाई? और एक बार फिर से जिस तरीके से अब ये माहौल बढ़ता चला जा रहा है, अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में क्या होगा? अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 तक का अगर जिक्र करें तो 18 करोड़ 70 लाख लोगों के रोजगार जा चुके हैं अब तक। तो आज इसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। कैप्टन आई सिंह जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के का पक्ष रखेंगे और हमारे साथ अमित तावरे जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही साथ राजेश्वर पैन्योली जी हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आई सिंह जी आपके पास आएंगे। जो स्थिति पैदा हो रही है, जो आंकड़े आए हैं वो डराने वाले हैं और ये भी अभी बताया गया है कि आने वाले समय में स्थितियां और भी बदतर हो सकती हैं। क्या सरकार को अंदेशा नहीं था तनिक भी?
योगेश्वर जी, मैं आपकी बात को ठीक समझ नहीं पा रहा कि किस विषय पे जो है ना आपको अंदेशा है और भयंकर किस पे होने वाली है। रोजगार, आई सिंह जी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र का जो बेरोजगारी दर है वो 14% क्रॉस कर गया है, जो आंकड़े आए हैं। योगेश्वर जी, आप देखें कि बीजेपी ने आने के बाद हमें आके मात्र 7 साल हुए, ज्यादा नहीं हुए, तो हमने तो सुधार किया है। तो ये जवाब तो उनको देना चाहिए जिन्होंने 65 साल राज्य किया है। उन्होंने कितने जो है ना रोजगार बढ़ाए, कितने आप रोना शुरू कर दिए आई सिंह जी, आप शुरुआती दौर से ही रोना शुरू कर दिए। अभी लास्ट मंथ का जो आंकड़ा था वो 7% पर था। आप कुछ समझिए तो सर, आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। तो लास्ट मंथ जो था वो आंकड़ा 7% था, ये आपकी सरकार में बढ़ रहा है। आपने रोना शुरू कर दिया कि पिछली सरकारों ने ये कर दिया है। ये तो अपनी भाषा को पहले आप चेंज करें। ये जो आप बोल रहे हैं ये भाषा एंकर वाली बिल्कुल नहीं है। अगर एंकर इस तरह की भाषा बोलेगा तो जो है ना वक्ता तो इससे ज्यादा लगेगा, बुरा लगेगा। आई सिंह जी आपको बुरा लगेगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत या अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। एजेंडा चलाते हैं मिस्टर, आप यहाँ बैठ के एजेंडा चलाते हैं, इसलिए बुरा आपको लग रहा है मेरा कहना, ठीक है ना। आप अगर आपको एजेंडा नहीं चलाता है, जनता की आवाज को उठाता है। आई सिंह जी, एएनबी न्यूज कभी कोई एजेंडा नहीं चलाता है। जनता की आवाज बन करके एएनबी न्यूज जन जन तक पहुंचता है और जनता की आवाज को उठाने का काम करता है। बिल्कुल नहीं, आप एजेंडा चला रहे हैं। अगर आपको एजेंडा नहीं चला रहे तो आप हमसे 6 साल का हिसाब पूछिए, उनसे 65 साल का पूछिए, हम बताएंगे कि हमने 6 साल में क्या किया है, और उनसे पूछिए कि 65 साल में आपने क्या किया है। जब वो सत्ता पे थे तब उनसे सवाल पूछा जा रहा था, वो काम नहीं किए, इसीलिए जनता ने उनको दरकिनार कर दिया और आज उनका हासिल क्या है वो आप देख रहे हैं। आज आप सत्ता पे हैं, आज आप देश को संभाल रहे हैं, तो देश का हर एक नागरिक आपसे सवाल पूछेगा। बिल्कुल पूछने का अधिकार है नागरिक को, और हम देश को संभाल रहे हैं। जब सारी सरकारें हाथ खड़े कर देती है, लूटमारी कर रही है, एक जो है ना महामारी के खिलाफ एक कोई सिंगल गठबंधन नहीं बना है, और सत्ता हासिल करने के लिए 22 दलों का गठबंधन बनकर लूट करने के लिए तैयार हो जाता है। तब आपने कोई सवाल नहीं उठाए? आपने एक बार भी कहा उठाए? नहीं उठाए। जो सवाल होते हैं, जब मैं फिर वही बात कह रहा हूं आई सिंह जी, जब न्याय की बात होती है, जनता की आवाज होती है, जो जनता की आवाज होती है वो हमेशा उठाई है एएनबी न्यूज ने, और आज भी उठाई है और आगे भी उठाती रहेगी। वही मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल हमसे आप हिसाब लें। हमने जो 6 साल के शासन में जो किया है, आज अगर महामारी में हमने ऑक्सीजन की जिस तरह से पूर्ति की है, 135 करोड़ भारत के लिए, 135 करोड़ की जनसंख्या किसी भी देश की नहीं है, ठीक है ना। तो जिस तरह से हमने यहाँ संभाला है देश को, इस तरह से इन 65 साल वालों से पूछिए कि ये तैयारियां उन्होंने पहले करी होती तो हो सकता है कि आज ये दिन देखने ही नहीं पड़ते। 65 साल इन्होंने लूटा है, और लूटने के बाद और कुछ नहीं किया है। लोगों को झूठे सपने दिखाए हैं, लोगों को जातिवाद में बांटा है, हिंदू मुसलमान किया है, तुष्टीकरण की राजनीति की है, ये चीजें इन लोगों ने करी है। तो आप इनसे हिसाब पूछिए कि ना 65 साल में आप क्या करके गए, तो आपको जवाब नहीं आएगा। अमित जी बैठे हुए हैं, पूछ लेते हैं। अमित जी, आपने बताइए 65 साल का, फिर वही बात आ गई कि 65 साल में आपने क्या किया? जो 65 साल दे करके गए थे वो 7 से 8 सालों में अभी तक सुधार रहे हैं, अभी सुधार नहीं पाया है। एएनबी न्यूज चैनल को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उठाया है, क्योंकि तो आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, नोट की हम बात, जीएसटी की बात के बाद को पूरी हो चुके थे, और कोरोना के बाद तो ये लगभग पूरी तरह से धरातल में जा चुके हैं। और जिस तरीके से हमारे एक साथी ने एएनबी न्यूज के ऊपर ये आरोप लगाया कि आप एजेंडा चला रहे हो,
मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। मीडिया की आजादी का हम सभी राजनीतिक दलों को सम्मान करना चाहिए। और बिल्कुल, जब कांग्रेस तभी 2014 कहते हो तक कि हमारी कहना सरकार जी न्यूज थी, एजेंडा चला रहा है, तभी कहते हो कि तो दूसरे पूरी देश की एजेंडा चला मीडिया रहे। ने आज तुम्हें इनकी कहां आजादी हम दिखाई दी, गलत थे, दूसरे की सभी ने आजादी नहीं दिखाया, और दिखाती। हमने इस चीज अरे को वारे स्वीकार किया कांग्रेस, कि अरे लोकतंत्र दोगले का लोग तुम, स्तंभ जो बड़ी है वो दोगली तुम्हारी होता राजनीति है। है, शर्म करो तुम्हें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, इनका माइक बंद कर दिया जाए। ठीक है, बोलिए आप। क्योंकि अमित जी देश बोलिए। के आई सिंह जी, आपको मौका मिलेगा, आप अपनी बारी का इंतजार करिए। अभी आपको मौका मिला था, आपने अपनी बात रख ली है। अमित सिंह जी बोलिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा आखिर किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। बहुत हुई महंगाई की मार किसने कहा था? आपकी बार मोदी सरकार। ये हमने तो नहीं कहा था। और ये इन लोगों को तो पहले से पता था कि 65 साल में आखिर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। उसके बाद ही तो ये 2014 का इन्होंने चुनाव लड़ा था ना कि आप मुझे 100 दिन दीजिए नोटबंदी जीएसटी के लिए, यदि ये सक्सेस नहीं हुआ तो आप मुझे चौराहे पर जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार रहूंगा। क्या स्थितियां सुधरी? ये इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? और पिछले 1 साल के अंदर कितने करोड़ भारतीय जो हैं उनकी तादाद लगभग बढ़ी है, वो गरीबी रेखा के नीचे आ गए। ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास नहीं होगा। जैसा कि उन्होंने अभी एक और वक्तव्य दिया कि भारत की जितनी आबादी है इतनी आबादी किसी देश की नहीं है। अमित जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे और आपको सीधे उत्तर प्रदेश ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। एक बार फिर से चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन चर्चा से पहले वक्त हो चला फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरीके से पक्ष विपक्ष का दोनों ऊपर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन उससे पहले आपके पास आएंगे राजेश्वर जी। अभी आपने सुना कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फिर वही एक बात कहनी शुरू कर दी कि इतने लंबे अरसे में क्या हुआ उसको अब वो सुधार रही है, और अब जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी सुधार करने का प्रयास कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को शायद ये नहीं पता है साहब को कि ये जो आंकड़े आए हैं ये मैंने नहीं दिए हैं, ये CMIE ने दिए हैं। और जो पिछले महीने के जो आंकड़े थे वो 7% के आसपास थे। अब जो उसका आंकड़ा बढ़ गया है वो 14% पहुंच गया है। और वो कह रहे हैं कि ये जो देन है वो पिछली सरकारों की देन है। किस नजरिए से आप देखते हैं और क्या राय आपकी है? पहले तो मैं एनबी न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने जी पे रखा है। बीजेपी के साथ दिक्कत है कि हो गई को पहले ही डिफेंसिव मोड में चलते हैं। अब आज में कई जगह पर उनकी दिक्कत और प्रॉब्लम लगातार चल रही है और उन सब के कारण से डिफेंसिव मोड पे है।
और आप तो फैक्चुअल डाटा दे रहे हैं, ही हैज टू कम बैक विद द फैक्चुअल डाटा। ये बोलते कि कोरोना के कारण दिक्कत आ रही है तो बात समझ में आती है। बिल्कुल। कांग्रेस के कारण से दिक्कत आई, कांग्रेस ने तो अपना जो आपने खुद में भी कहा कि काम अपना तो निभा लिया और आप उसकी जगह पर आप आ गए। जब आप आ गए तो अब आपकी जिम्मेदारियां हैं। और फैक्ट आज की डेट में अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं अगर लिखते बताते कि फैक्ट क्या है, देखिए फैक्ट बड़ा भारी फैक्ट तो ये कि कोरोना चल रहा है। दूसरा फैक्ट ये है कि लॉकडाउन हो गया। तीसरा फैक्ट ये है कि एम्प्लॉयमेंट अगर आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी या सत्ता वाले देना भी चाह रहे हैं तो लोग आप फियरसम है। आप हिंदू की रिपोर्ट देखिएगा तो लोग आज की डेट में डरे हुए हैं। कोई एम्प्लॉयमेंट कोरोना का संक्रमण में इस ढंग से लगातार जो प्रचार और प्रसारित हो रहा है, जैसे कल भी आ गया कि 2 गज की चाहिए, अब आपको 10 मीटर की दूरी मेंटेन करनी है। जिस ढंग से डेथ रेट बढ़ रही है, वो डेथ रेट का भी बड़ा है कि विपक्ष कुछ बोल रहा है, सरकार कुछ बोल रही है और कई इंटरनेशनल मीडिया कुछ और डाटा दे रहे हैं। उन डाटा तो जो डेथ रेट का भी कहीं कितने एक्चुअल हो रही नहीं पता चले, लेकिन एक फियरसम आ गया नॉर्मल आदमी के कि हमें एम्प्लॉयमेंट लेने जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट तो मिले न मिले लेकिन कोरोना या उससे हमारी जो उससे बीमारियां हैं वो मिल सकती हैं। तो एक वो भी हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया है कि जब तक आदमी अपने घर में खाना खा पा रहा है वो एम्प्लॉयमेंट लेने भी नहीं जा रहा है। और जो सरकार का एक था कि मनरेगा से एम्प्लॉयमेंट देंगे, पिछले साल उन्होंने मनरेगा से एम्प्लॉयमेंट दिया, इसमें कोई शक नहीं, जो घर पे लोग गए, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था कि जो ऑलरेडी जो गांव में थे या अपने जो खास करके रूरल की बात हम करें तो उन लोगों के पास ही जो एम्प्लॉयमेंट था वही पूरा नहीं पड़ रहा था। तो इंडस्ट्री से जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड लोग आए थे उनके लिए भी सफिशिएंट नहीं हुआ, तो वापस वो लोग शहर में आए। लेकिन शहर में फिर इकोनॉमिक जो ग्रोथ या इकोनॉमिक जो मशीन जो चल रही थी, इकोनॉमी की मशीन जिस रेट से एक्सपेक्टेड था उस रेट से नंबर एक तो चली नहीं, तो थोड़ा बहुत चलना भी शुरू हुई। अगर आप पिछले कुछ महीने को डाटा देखेंगे, तिमाही के भी डाटा देखेंगे तो कुछ महीनों में पहले कुछ महीनों से दिखाई देने लगा था कि एम्प्लॉयमेंट वापस जनरेट होना शुरू हुई है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के भी 2 पक्ष बड़े पहलुओं में जो बड़े ध्यान रखना चाहिए। जिस एम्प्लॉयमेंट में मान लीजिए कि मैं कहीं जहाँ मुझे सैलरी मिलती थी, अर्बन की बात करें तो मुझे मिलता था 1 लाख रुपए, आज मुझे उसी एम्प्लॉयमेंट में 50,000 रुपए मिलती है। उसका कारण क्या है कि मैं अब उस एम्प्लॉयमेंट में अब उनको जो मेरे से जो जनरेट होनी है, जो इनकम जनरेट होनी है, उसका रेशियो बहुत कम हो गया है। तो एम्प्लॉयमेंट में नंबर ऑफ पर्सन की बात करेंगे तो हो सकता है कि हम फिर भी एक बार मैच करें कुछ चीजों में, खास करके शहरी में। लेकिन अगर हम इनकम की बात करें, इनकम भी 50% डाउन हो गई है पिछले साल के बाद से, और खास करके जब से कोरोना आया है। और अभी मुझे लगता है कि सरकार भी दुविधा में है। वो कभी तो चलती है कि हम इकोनॉमी डेवलप करने के लिए, मतलब जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है वो डेवलप करें, कभी वो आ जाती है रूरल पे। जो एक बैलेंस बनाने का है वो बैलेंस कहीं से सरकार बना नहीं पा रही है। और इस टाइम जो त्रासदी चल रही है उसका इम्पैक्ट खासकर दिख रहा है। और अप्रैल जो सारी मई में जो ऑल ऑफ सडन जो इतना ज्यादा जंप हुआ है उसका मेन रीजन कोरोना, उसका फियरसम माहौल हो गया है, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल हो। जो एम्प्लॉयमेंट लोग लेने जा ही नहीं रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट अगर मिल भी रहा है तो वो भी लेने नहीं जा रहे हैं। तो अब दोनों कारण हो गए, एक तो एम्प्लॉयमेंट है नहीं और जो थोड़े बहुत मिल भी रहे हैं उसमें भी लोग जाना नहीं चाह रहे, घर से निकलना नहीं चाह रहे, वो जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट लेने जाएंगे तो कोरोना लेकर के चले आएंगे। और घर में इतने भी साधन नहीं हमारे नहीं डेवलप हो पाए, ऐसे कहें कि हम सब वर्क फ्रॉम होम करो, इतने है भी नहीं। जो लेबर ओरिएंटेड हो वहाँ तो लेबर ही करना पड़ेगा, वर्क फ्रॉम होम तो कर नहीं सकते आप। तो वो बड़े लिमिटेड है, वो मुश्किल से 2 या 3% 4% लोग होंगे जिनको वर्क फ्रॉम होम का एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है। और वर्क फ्रॉम होम का एम्प्लॉयमेंट का एक दूसरा निगेटिव पॉइंट भी है कि वो जो पहले फिजिकल टाइम में 10 आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलता था, वो अब एम्प्लॉयमेंट भी 2 या 3 आदमी या 4 आदमी पर सिमट कर रह गया है। बिल्कुल, इसका लगातार एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और इसमें जो सरकार है इसको कहीं ना कहीं से एग्रेसिव रूप लेना पड़ेगा। और कांग्रेस का मैं इस बारे में तारीफ करता हूँ, खास करके राहुल गांधी जी की भी तारीफ करता हूँ। उन्होंने काफी समय पहले भी बोला था, ऑल्दो वो आइडिया उनका अमेरिका से डेवलप्ड है, अमेरिका की जिस टाइम पार्टी रूल कर रही है उसके उन्हीं के एक कैंडिडेट होते थे प्रेसिडेंट के, उनके यहाँ से आइडिया डेवलप है कि मिनिमम वेजेस, गारंटीड मिनिमम वेजेस देना चाहिए। अब इन्होंने कांग्रेस ने उसी का नाम रखा है न्याय, कि आप लोगों को कुछ कुछ पैसे देते रहो जिससे उनका एम्प्लॉयमेंट, ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट हो ना हो, उनका खर्चा चले। तो 2 चीजें हो गई हैं, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है और उन लोगों का खर्चा ना चलने के या उनके पास पैसे ना पहुंचने की वजह से जो आपकी आर्थिक गतिविधियां में जो पैसा इनफ्लो हो सकता था वो भी नहीं हो पा रहा। ठीक बात। कैप्टन आई सिंह जी, अभी आपने सुना राजेश्वर जी को, हालांकि उन्होंने कांग्रेस की तारीफ कर दी है तो ये मत समझिएगा कि वो प्रवक्ता हैं, वो अर्थशास्त्री हैं।
आपने पूरी बात सुनी, अब क्या लगता है आपको कि ये आंकड़े मैंने अपने दफ्तर में बैठ करके बनाए हैं, या अब मानेंगे कि ये जो आंकड़े आए हैं वो CMIE के हैं? जो सुना रहे थे पूरी कांग्रेस की लिखी हुई स्पीच पढ़ रहे थे, हम्म, वो उनके कहने से भी पता चल रहा था कि वो मन से कांग्रेस यहाँ जरूर वो दिखा शो कर रहे थे कि वो विश्लेषक है, तो अगर मन से वो कांग्रेसी है तो वो जाहिर होता है। अब मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा एक साल से ज्यादा होगा, लगभग 1.5 साल होने जा रहा है, कोरोना काल चल रहा है। जब हमारी सरकार आई थी हमने रोजगार हर जगह दिए थे, हर क्षेत्र में दिए थे, प्राइवेट सेक्टर में दिए थे, IT सेक्टर में दिए थे, और जो गवर्नमेंट के जॉब हैं उनमें भी हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है नौकरियां दी थी, कहीं से कोई कमी नहीं थी। मनरेगा में तो हमने हर उस आदमी को दिया जिसको कहीं जगह नहीं मिलती थी। मनरेगा चलाए इसलिए था कि हर इंसान को जो है ना बैठे बैठाए कुछ ना कुछ आय होती रहे, जिससे उसका परिवार का भरण पोषण चलता रहे। तो ये चीजें हमने सब करी। अगर आपने देखा होगा कि जैसे ही कोरोना लगा है, कोरोना में सारी ही जितनी सरकार के आय स्रोत थे टोटल ही बंद हो चुके हैं। फिर भी सरकार 80% गरीब जनता के लिए फ्री राशन दे रही है, अभी तक दे रही है। और भी जो उनको जरूरत पड़ रही है, आपने देखा होगा 500 रुपए प्रति गरीब व्यक्ति जो है ना उनके सीधे अकाउंट में भेजा जा रहा है। किसान को हम 6,000 रुपए प्रति ईयर उनके अकाउंट में भेज रहे हैं। इतना मतलब ये सारे आय के स्रोत खत्म होने के बाद भी ये सब चीजें हम दे रहे हैं। तो हमारी कहीं कोई कमी नहीं है। अभी किसानों को इन्होंने कांग्रेस ने दिया है 65 साल में, सोचा है किसानों के बारे में? किसान बल्कि उनको खाद पानी टाइम से नहीं मिलता था। कभी भी किसान खाद लेने जाता था तो वहाँ लाइन लगी होती थी, और उस लाइन में किसान खुद पिट के घर पहुंचता था, खाद नहीं मिलती थी। बीजेपी के शासन में खाद फ्री होल्ड है, जितनी चाहिए ले जाओ, कोई ब्लैक नहीं है। तो इन चीजों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ जो है ना कांग्रेस का लिखा हुआ स्पीक नहीं पढ़ना पड़ेगी। तो ये देखिए हम आए आज कोरोना काल में भी देखिए हमने 15 जो एम्स बनाए हैं। बीजेपी कांग्रेस ने 65 साल में कितने बनाए? 5 बनाए, वो भी पुराने टाइम से, कांग्रेस के टाइम से क्या वो तो पहले से ही चले आ रहे थे। एम्स का जिक्र मत करिए कैप्टन साहब, एम्स का जिक्र मत करिए। शायद आप ही से मैं चर्चा कर चुका हूं एम्स पर, और मैंने पूछा था आपसे, आप आज भी नहीं बता पाएंगे कि एक भी एम्स कोई बता दीजिए जो पूरी तरीके से चालू हो। नहीं बता पाएंगे, मुझे पता है। तो अभी आज फिलहाल रोजगार पे आइए, रोजगार पे मैं वही कह रहा हूँ, सारे ही चल रहे हैं। आप अपना कैमरा भेजिए, जाके दिखाइए अगर कमी नजर आ रही है। जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग बता रहा हूँ, आप बताइए। मैं आप कोई ऐसा एम्स बताइए कैप्टन आई सिंह साहब जी, आप कोई ऐसा एम्स बताइए, मैं वहाँ की जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग बता दूंगा आपको। आप बताइए कहाँ पे क्या चल रहा है, मैं बता दूंगा कि कौन से एम्स में क्लासेस चल रही है और कौन से एम्स में वहाँ पर। कैप्टन आई सिंह साहब आप एम्स का नाम लीजिए, मैं वहाँ बता दूंगा कि वहाँ कितना निर्माण हुआ है और कहाँ की अभी जमीन एक्वायर की जा रही है, कितना पैसा अभी जारी हुआ है और कितना नहीं जारी हुआ है, मैं पूरे आंकड़े दे दूंगा आपको। आप नाम तो बताइए, आप किसी एम्स का नाम बताइए। पैसे जो हमने 15-16 एक साथ बनाए हैं, तो पैसे जिसको जहाँ जितनी जरूरत पड़ रही है उतने ही भेजे जाएंगे, एक साथ थोड़ी दे दिए जाएंगे कि ये पकड़िए आप। जितना उसका कार्य चलता जाएगा तो इस बात तो स्वीकारिए ना कि हाँ अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, 15 में एक भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। नहीं, आप सुनिए योगेश, आप सुनिए। खैर इस बात पे मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा कैप्टन साहब, मुद्दा जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो आज रोजगार पे बात हो रही है, आज बेरोजगारी पे बात हो रही है, देश के युवा किस दिशा में जा रहे हैं उस पे बात हो रही है, चर्चा उस पे हो रही है। तो आज चर्चा हम चाहेंगे कि सार्थक चर्चा हो, तो इधर रहिए। आप एक मिनट सुने मेरी बात। आपने ये तो कह दिया कि वो तैयार नहीं है और पैसा नहीं मिल रहा है, मगर आपने एक बार ही अपने मुंह से ये शब्द नहीं निकाला कि बीजेपी ने कम से कम 6 साल के कार्यकाल में 15-16 बनाने की इच्छा तो जाहिर करी। मैंने निकाला और आपकी ही उपस्थिति में आपको नहीं याद है कैप्टन साहब, आपको नहीं याद है, आपकी उपस्थिति में ही मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से ये बात पूछी थी कि कम से कम बीजेपी ने इच्छा शक्ति तो जाहिर की, आप तो वो भी नहीं कर पाए थे, आपको नहीं याद है? मैंने आपकी उपस्थिति में ही ये सवाल पूछा था। आप दरअसल अब सुन लीजिए कैप्टन साहब, आपको दरअसल पता है, आपको दरअसल सीधे आरोप लगाना तुरंत आ जाता है।
आपको याद नहीं रहता या आपको जानकारी का अभाव रहता है, भगवान जाने, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि अभी आपने जो मैंने आंकड़े दिए वो पिछले महीने के दिए, तो आपने सीधा मुझ पर आरोप लगा दिया कि आप एजेंडा चलाते हैं। ये आंकड़े मैंने नहीं बनाए हैं, ये आंकड़े CMIE ने, जो सरकारें हैं वो इन एजेंसी के आंकड़े मानती हैं। ये मैंने कोई अपने घर में नहीं बनाए हैं, या अपने दफ्तर में बैठ के आंकड़े नहीं बनाए हैं। अब आपने कहा कि आपने ये सवाल नहीं पूछा, आपकी उपस्थिति में ही मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से ये सवाल पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम इच्छा शक्ति जाहिर की, कांग्रेस के अंदर तो वही नहीं था। आंकड़े कब के हैं, आपको ये भी क्लियर करना चाहिए कि आंकड़े हैं कब के। सर हम आपको बताएंगे पूरी डिटेल के आंकड़े कब के हैं। ये आंकड़े इसी महीने 16 तारीख के हैं, ये आंकड़े इसी महीने 16 तारीख के हैं कैप्टन साहब, ये आंकड़े इसी महीने 16 तारीख के हैं। आप हमें उसकी पूरी ब्लूप्रिंट दिखाएं कि हाँ ये आंकड़े 16 तारीख के, मैं मानूंगा आपको। आप दिखाएं हमें। आप सर्च कर लीजिएगा, आप सर्च कर लीजिएगा। हमारे पास ये आंकड़े नहीं, आपके पास आंकड़े। आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे डालिएगा, आप सर्च कर लीजिएगा। हमने कहा ना, हमने 2 बातें भी कही हैं, उसको रिपीट मत करवाइए। हमें क्या सर्च करना, आपने एक बार भी कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने सिलेंडर घरों में छुपा के रखे, बेड जो है ना रिजर्व करके रखे। एक बार भी कहा कि ऐसा क्यों किया कांग्रेस ने? एक बार कहा आपने? नहीं कहा। क्योंकि आपकी आदत है बीजेपी की गलतियां बताना, और इस तरह का एजेंडा चलाना है तो आप कांग्रेस को ही बिठा के बुलाइए, बताया करें। आप बीजेपी को मत बुलाओ। हम एजेंडा वाले के साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। और ना ही हम बर्दाश्त करें कि आप यहाँ बैठ के झूठा एजेंडा चला। आप सच की रूपरेखा ले आए और दिखाएं, हम उसको बिल्कुल स्वीकार करेंगे। सामने आता है तो सच बहुत कड़वा होता है, सच वैसे भी बहुत कड़वा होता है कैप्टन साहब। चलिए ठीक है, ले लेते हैं कमेंट, ले लेते हैं। ऐसे ही आपने किसान समर्थन किया था, किसान का पुरजोर समर्थन किया था आपने। आज जो कोरोना फैला है तो किसानों की देन है, किसान नेताओं की देन है। उस टाइम भी मैं डिबेट में आपकी में आता था तो मैं कह रहा था ये किसान नहीं है, ये बिके हुए दलाल है। तो ये नेता जो रैलियां कर रहे थे, ये नेता जो रंगमंच सजा करके जो रैलियां कर रहे थे, ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे। वहां हवन पूजा कर रहे थे, वहां जो वैक्सीन बांटने गए थे, ये वहां पर वैक्सीन लगाने गए थे। सुना जवाब सुने उसका। नेता जो रैलियां कर रहे थे वो चुनाव की रैलियां थी, और वो चुनाव की रैलियां वो नेता अपने आप नहीं करने गए थे, चुनाव आयोग का डिसीजन था। चलिए कैप्टन साहब, आप पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, आप पूरे मुद्दे को डाइवर्ट। ठीक है, ले लेते हैं। मैं आपका एजेंडा चलने नहीं दूंगा। आप एजेंडा मेरे चलाएंगे तो नहीं चलने दूंगा। आप एजेंडा चलाना है तो इनको अकेले को बुला दिया करो, चलाते रहा करो। आप दरअसल सच्चाई को सुन नहीं पा रहे हैं। सच्चाई ये है कि आप सच्चाई को सुन नहीं पा रहे हैं। सच्चाई सुन रहे हैं, हम बिल्कुल सुन रहे हैं, मगर आपका चैनल सच्चाई बताता ही नहीं है। वो कांग्रेस की जो एजेंडा होता है, आपने क्यों नहीं बताया कि कांग्रेस के नेता ने सिलेंडर घर में छुपाए, बिस्तर जो है ना हॉस्पिटलों के बिस्तर रिजर्व करके रखे, उनकी वजह से जो है ना कितने लोग मर गए। अगर वो सिलेंडर छुपा के नहीं रखते, वही सिलेंडर वो हॉस्पिटल में जाके उपलब्ध कराते तो कितने लोगों की जांच बचती। आपने कहा कांग्रेस से पूछ लेते हैं, अभी पूछ लेते हैं। चलिए, आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, बहुत शॉर्ट में जवाब ले लेते हैं। अमित जी, कम शब्दों में जवाब दीजिए, उसके बाद मुद्दे पे आएंगे। कि आप क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते हो, मैं आपकी कलाई बोल रहा हूँ। ठीक, अमित जी। हेलो जी अमित जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, ये आपका जो बहस का जो विषय है वो है रोजगार को लेकर, है ना। और नहीं, कोई विषय नहीं है, विषय तो सारे ही होते हैं, विषय सारे ही होते हैं। ये फिर बीच में बोलने लगे। ये भी है कि तुम्हारे ये फिर बीच में बोलने लगे। नेता ने जो है ना घर में बीच में बोलने लगे, रखे, बेड रिजर्व करके क्यों रखे इस महामारी में? अमित जी जवाब दीजिए आप। ये भी विषय बताइए, क्यों घर में सिलेंडर छुपा के रखे, क्यों जगह जगह हॉस्पिटलों में बेड रिजर्व करके रखे? अगर ये ना करते, सिलेंडर घरों में ना छुपाते, तो आपकी इनकी गलतियों की वजह से जो हजारों लोगों की मृत्यु हुई है शायद बच जाते वो लोग। क्यों किया ऐसा? माइक म्यूट क्यों नहीं करा देते हैं आप? राहुल गांधी की छवि चमकाना चाहते हैं। माइक म्यूट कराइए, मैं मरी हुई कांग्रेस को जिंदा करना चाहते थे, मगर जिंदा अमित जी आप बोलिए। और साथ देखिए, पहले तो मेरा आपसे ये निवेदन है, ANB न्यूज़ बहुत ही एक अच्छा चैनल है और बहुत सारे लोग देखते हैं हमारी इस बहस को,
क्योंकि उनको जनता को आशा होती है। तो ये सार्थक बहस होगी तो मजा आएगा। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं है किस तरीके से लगातार प्रवृत्ति से बहस को डाइवर्ट करें। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से बेरोजगारी की बात की मेरे वरिष्ठ अर्थशास्त्री बहुत सम्मान करता हूं, हो सकता है कोरोना के कारण या कई चीजें हैं, आपने तो सर्टिफिकेट बहुत लोगों को बांटे हैं, तभी तो आपकी हो सकता है दशा ये है कि आज आप शून्य तक पहुंच चुके हो। बंगाल में खुद पिट के आए और ममता का समर्थन करके आज आपकी स्थिति क्या बची है? क्या बची कांग्रेस की स्थिति? आज कांग्रेस जीरो पे पहुंच चुकी है। लोगों ने आपको नकार के बाहर फेंक दिया है। सरकार ने उठाए हैं। तो ये कांग्रेस की सोच थी, कांग्रेस की करनी थी, इसी लोगों ने आपको नकार दिया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, वो कम से कम 13-14 हजार करोड़ से ज्यादा का है, जिसमें इन लोगों के लिए नए भवन बन रहे हैं, जिसमें संसद भी शामिल है। आप देखिए नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण जो है 800 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। आप देखिए कि इस तरीके की भव्य विलासिता का जीवन वो देश का प्रधानमंत्री जी रहा है, जहां पे बेरोजगारी की दर इतनी है, जहां पे लोग दवाइयों के लिए लाइन लगा के खड़े हुए हैं, शमशान में लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, 2 टाइम की रोटी उनको नहीं मिल पा रही है। प्रधानमंत्री अपने लिए इतना बड़ा भवन बना रहे हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसमें कि आईएमए ने भी, इंडियन मेडिकल ने भी कहा है कि आप सांसद को प्रधानमंत्री का भवन बोल रहे हैं, मोदी का भवन बोल रहे हैं। अरे तुम शर्म करो, तुम्हारे जिंदा में जो है ना। आप भी रुकिए, अमित जी आप भी रुकिए, कैप्टन आई सिंह साहब आप भी रुकिए, दोनों लोग। राजेश्वर जी आप सुन रहे हैं कि मुद्दा क्या है, कोई मतलब ही नहीं। अगर हालांकि आप पे भी आरोप लग चुका है कि आप कांग्रेस से ओतप्रोत हैं, आप इसलिए, वास्तविकता क्या है? देखिए हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि अगर देहात क्षेत्रों का जिक्र करें तो वहां पर जो युवा है, जो देहात क्षेत्रों के साथ ही अगर शहरी क्षेत्र का भी जिक्र करें, युवा जो है पढ़ा लिखा है, जो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट भी कर चुका है, उसको नौकरी के लिए लाले पड़ रहे हैं। और जो एक बार ये सोचा जा सकता है, जो मेहनत कश मजदूर है, उन्हें तो एक बार नौकरी कहीं ना कहीं चले जा रहे हैं, कहीं कंपनियों में काम कर रहे हैं, दूसरे जिलों में, प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, वहां पर किसी तरह उनको 2 जून की रोटी का जुगाड़ तो हो जाता है, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं हो पाते हैं। तो जो हालात पैदा हो रहे हैं, जो ग्रेजुएट लोग हैं, उनके सामने सबसे ज्यादा मुसीबतें खड़ी सामने आ रही हैं, क्योंकि वो मेहनत कर नहीं सकते, शारीरिक परिश्रम कर नहीं सकते हैं, और उनके सामने वो रोजगार मुहैया नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कमर सबकी टूट रही है इस समय। और खासतौर पे कोरोना काल ने तो आर्थिक कमर तोड़ ही दी है सारे क्षेत्रों की। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो मिडिल क्लास है, उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। तो 2 कारण है, एक तो न तो वो गाँव जा सकता है, अब न उसके पास शहर में एम्प्लॉयमेंट रहा। शहर में एम्प्लॉयमेंट रहने के लिए 3-4 सेक्टर है, या तो फैक्ट्रियां चले, या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन चले, या सर्विस सेक्टर चले। सर्विस सेक्टर तभी चलता है जब इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्रियां या ऐसी कोई चीजें चलती हैं, तब सर्विस सेक्टर भी चलता है। अदरवाइज सर्विस सेक्टर भी नहीं चलता। तो सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड लोग हैं, उनकी सबसे ज्यादा दिक्कत हो गई है। सर्विस सेक्टर में चाहे वो वकील हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे कंपनी सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, उनकी सबसे एक दिक्कत है, सर्विस सेक्टर में लगातार बढ़ती जा रही है। उनके कारण उनके एम्प्लॉयमेंट भी काफी कम हो गया है, और धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। जैसे विस्टा प्रोजेक्ट के लिए बार बार कहा जाता है, अभी शायद ये भी बोलना चाहते, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, वो अपनी जगह है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से सोचें, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा, आप 20,000 करोड़ रुपए का या 18,000 करोड़ रुपए का या जो भी 12,000 करोड़ रुपए की जिसकी भी बात करते हैं, एटलीस्ट वो कोई एम्प्लॉयमेंट का एक आपका सोर्स तो जनरेट कर रहा है ना। कोई फॉरेनर के लिए तो है नहीं, वो भी इंडियन के लिए है, तो कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट वो भी जनरेट कर रहा है। तो ऐसा हम कहें, हम एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से सोचें और एक पॉलिटिकल हिसाब से, दोनों चीजें अलग अलग है। हम कह रहे हैं कि जो गरीबों के पैसे मारे जा रहे हैं, गरीबों को जो पैसे देने चाहिए, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से सोचे, हो सकता है अदरवाइज और कहीं पैसे वो लगाते, हो सकता है कि उसकी जगह 100 लोग लगते या 10 लोग लग रहे हैं, तो एटलीस्ट हम ये मान के चलते हैं कि 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट वो दे रहा है, अगर एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हम चले। सरकार के पास दिक्कत क्या हो गई है कि सरकार जो है, जैसे अभी आपके साइंटिस्ट भी छोड़ के गए, जो प्राइम साइंटिस्ट थे वो भी छोड़ के चले गए, उनको लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। जो मुझे भी लगने लगता है और हमारे से बहुत से लोगों को लगने लग गया है कि सरकार किसी की भी इंटेलेक्चुअल लोगों की बात सुनने को राजी नहीं है,
क्योंकि वो निगेटिव जाता है। जैसे अभी इनके भी रुझान, हमारे बीजेपी के माननीय प्रवक्ता जी, इनके रुझान से भी लगता है कि पहले ही आप मान के चलते हो कि हम आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं। हम आपके अगेंस्ट है तो लोग कांग्रेस के प्रो है। हम लोग कांग्रेस की मुक्त भोगी है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो हम लोग उसके अगेंस्ट भी उतनी ही बातें बोलते थे जो फैक्चुअल बातें होती थी। हम ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ इसलिए रंडम मचा तो उतना ही बातें हम आपके इसलिए भी बोलते हैं कि आप अब इंटेलेक्चुअलों की सहायता लेना बंद कर चुके हो, वो दिखलाई दे रहा है। उसका कारण क्या है कि आप अभी फोकस भी नहीं हो कि आपने करना क्या है। आप लॉकडाउन ही ले लो। लॉकडाउन में आप आज सुबह कुछ कहते हो, कल शाम कुछ कहते हो, परसों शाम करते हो। आप कहते हो कि दुकान, कोई कह रहा है कि दुकान 3 घंटे खोलो। आप मुझे बताओ, एक आदमी दुकान की उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है 3 घंटे की दुकान में कैसे आएगी? वो जाएगा, आएगा, दुकान खोलेगा, जो आदमी जानने वाला कैसे पहुंचेगा वहां तक? नहीं पहुंच सकता ना। तो उसकी एम्प्लॉयमेंट की आप जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आप उसकी पूरी नहीं निकाल पा रहे। तो आप लॉकडाउन भी बहुत अच्छी तरीके से लगाना, नहीं लगाना और एक सिस्टमेटिक काम करना, और वो भी सिस्टमेटिक जब सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। बार बार ये कहना कि स्टेट गवर्नमेंट पे काम नहीं कर रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं से हम बहुत अच्छी बात सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, क्योंकि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट या अथॉरिटी है आज की डेट में सारी पावर उसके पास है, लीगली, टेक्निकली, और उसके करता धरता माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री अगर कोई चीज कहने तो आप किसी और से अपेक्षा जो कर रहे हैं, आपको खुद करके परफॉर्म करके दिखलाना है। और परफॉर्मेंस में जरूरी है कि आप चीजों का बैलेंस करें और सारी स्टेट गवर्नमेंटों को भी आप सिस्टमेटिक लेकर के साथ चले कि कम से कम हर जगह एक ही रूल फॉलो हो। और अगर आपको रूल दूसरी जगह डाइवर्ट हो सकता है कि बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर रीजंस आपको एक पर्टिकुलर जगह पे कुछ और रूल भी लगाने पड़े, तो आप लगाएं, ना कि आप स्टेट गवर्नमेंटों के भरते रहे। और वो कोई ना कहीं लॉन्ग टर्म हो। लॉन्ग टर्म का मतलब 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक का कोई प्लानिंग हो, दूसरा आदमी को समझ में आए। इस समय जो है बिजनेसमैन को परेशान है। बिजनेसमैन को लगता है कि अगर हमने दुकानें फिर से खोली, हमने 4 आदमी एम्प्लॉय किए तो उनकी तनख्वाह तो हमें देनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे ज्यादा दिक्कत हुई रेस्टोरेंट चलाने वालों को, छोटे होटल चलाने वालों को। उन्होंने तो सोचा कि अब लॉकडाउन प्रॉपर, अब लॉकडाउन हट गया और हमें 8 या 9 घंटे या 10 घंटे दुकान खोलने की अनुमति मिल गई, तो उन्होंने जगह जगह से जो उनके लोग चले गए थे वापस बुलाए। लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि आपने कहा कि अब दुकानों में कोई नहीं बैठेगा, अब ये कोई नहीं करेगा, तो जो उनका अनएम्प्लॉयड हो गया उसकी भरपाई सरकार को जो करनी चाहिए थी, सरकार नहीं कर रही है। हम मानते हैं कि सरकार के भी रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं, सरकार खुद भी बड़े बुरी तरह से घाटे में चल रही है, सरकार के पास पैसे नहीं है। इन सब का उपाय कौन बताएगा? इन सब का उपाय कोई लोकप्रिय नीति नहीं बता सकती है। इन सब का उपाय कहीं ना कहीं से आपको जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, जो अलग अलग, जो अगर डॉक्टर की फील्ड अगर आपको कोरोना वायरस से लड़ना तो जो उसके फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं, जो और अलग अलग फील्डों के एक्सपर्ट हैं, उनकी सहायता करके उनकी बात सुननी पड़ेगी। आप हर चीजें लोक लुभावनी चलाना चाहें, सिर्फ इसके लिए चलाना चाहें। जैसे अभी कह रहे थे कि जो वहाँ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप जाइए, इलेक्शन अलाउ करा। अरे आप फार्म बिल ला रहे हो, कृषि बिल ला रहे हो, ओवरऑल अथॉरिटी है। अगर आपको याद होगा तो इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो 5 साल की पार्लियामेंट को 6 साल कर दिया था। आपके पास सारी पावर है आज की। जब इतना बड़ा फार्म बिल ला सकते हो तो आप एक इलेक्शन के लिए 2 साल का एक्स्ट्रा टाइम भी ले सकते थे, 1.5 साल का ले सकते थे। मैं उसमें कांग्रेस को भी बराबर भागीदारी इसलिए मानता हूँ कि जितनी भीड़ बीजेपी वाले इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, कांग्रेस की बात नहीं है, विपक्ष की बात करें, उतनी भीड़ विपक्ष इकट्ठा करने की कोशिश रही। तो दोनों बराबर भागीदारी है उसमें। यहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस, चाहे यूपी में इलेक्शन प्रोसेस हुआ, चाहे 5 स्टेटों के इलेक्शन प्रोसेस की बात करें, दोनों बराबर भागीदार है। अगर कोरोना फैलाने की बात करें और कोरोना फैलने के कारण से जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, हम उसकी बात करें, तो हमें कहीं ना कहीं से हमें दोनों पार्टियों को मान के चलना चाहिए कि ये समय ऐसा नहीं है कि आप अपने राजनीतिक स्पोर्ट तय कर सको। ये समय ऐसा है जिनमें आपको एक्सपर्ट की सहायता लेनी पड़ेगी। ये समय ऐसा भी नहीं है कि आप हर चीजें लोकप्रिय ला सको और इलेक्शन के लिहाज से काम कर सको। अभी तो आपके कल ही के जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने जीएपी में इतने रेट कम कर दिए, उसका भी बड़ा सिंपल आ गया। अगर आप इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखो तो लगभग 15,000 करोड़ रुपए इन्होंने सब्सिडी दे दी फर्टिलाइजर कंपनी को। वो 15,000 करोड़ रुपए अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा नहीं सब आदमियों को बचना चाहिए था, अगर राजनीतिक लिहाज से बात करूं। लेकिन राजनीतिक लिहाज से बात करूं तो सरकार को लगता है हमने राजनीतिक लिहाज से बड़ा अच्छा काम कर लिया कि हमने डायरेक्टली दिखला दिया कि हमने किसानों का बड़ा भला कर दिया। अरे किसानों का बड़ा फायदा कर दिया। हो सकता है फायदा हुआ, मैं नहीं कह रहा हूँ उनको ना फायदा हुआ, लेकिन साथ ही साथ वो फायदा वही फायदा आपने यहाँ से लेकर के वहां ट्रांसफर कर दिया दूसरी जगह पे, तो कोई फायदा
राजनीतिक फायदा हो सकता है, इकोनॉमिकली कोई फायदा हो बहुत ज्यादा नहीं होगा, और धरातल पे बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं आने वाला। कैप्टन आई सिंह साहब जी, आप इस बात को तो मानेंगे कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण जो ठेला कुमचे वाले थे, जो रेहड़ी लगाते थे, उनके सामने तो कहीं ना कहीं विकट परिस्थितियां सामने आई है ना, खड़ी हुई है ना, क्योंकि जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं, उनकी रोजी रोटी उसी चीज से चलती थी, और आज अगर वो घर बैठे हैं तो वो उनके सामने कैसी मुसीबत खड़ी सामने आ रही है, ये तो मुझे लगता है कि आप आकलन कर लेंगे, इस बात को नकारना नहीं चाहिए आपको। इसी बात को नहीं नकार रहे, और ये सब चीजों को हम देख रहे हैं कि वाकई में स्थिति बहुत विकराल है और लोग परेशान है, खास करके वो ज्यादा परेशान है जिसको डेली कमाना खाना था, ये सत्यता है। मगर इसमें जो है ना, जो प्रांतीय सरकारें हैं ये सब उनको देख रहा है कि जब पिछली साल कोरोना आया था तो हमने सेंट्रली जो है ना लॉकडाउन लगाया था, और उसके ऊपर कांग्रेस के साथ सारी पार्टियों ने विरोध किया था कि इस तरह से लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, ये अधिकार जो है ना स्टेट गवर्नमेंटों को देना चाहिए, वो अपनी सुविधा अनुसार लॉकडाउन लगाएं और पब्लिक को छूट दे, जहां उन्हें जरूरत पड़ेगी वहां लगाएंगी। तो इस बार हमने वो ही किया है, हमने प्रांत बाई जो है ना लोगों को अधिकार दे दिए हैं कि आप अपनी जरूरत अनुसार अपने स्टेट में लॉकडाउन लगाएं। तो अब ये जिम्मेवारी उनकी है, अब इसमें बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जिम्मेवारी तो है नहीं। तो अब ये फिर भी हमारे सर पे आप ठीकरा फोड़ना चाहो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से है, इसकी वजह, तो भाई ये स्टेट सरकारें क्यों हैं? इनको हाथ खड़े करके कह देना चाहिए कि केंद्र चलाए, हम नहीं चला पा रहे। अगर इनको जब कुछ चलाना ही नहीं आ रहा, कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो ये क्यों सरकार बना के बैठे हैं? क्यों बैठे? आज दिल्ली में जो है ना, जिस तरह से केजरीवाल ने महामारी से पहले इतनी बातें करी, हमने कोरोना को हरा दिया है, कोरोना को 3 बार हरा दिया है, 2000 करोड़ जो है ना विज्ञापनों में पैसा बर्बाद कर दिया, जब जरूरत पड़ी तो कह दिया हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम कहां से इलाज लोगों को दें, हम कहां से वैक्सीन दें, हम कहां से ऑक्सीजन दें। 2000 बर्बाद करने उसको तब उसको दिखाई नहीं दिया। लास्ट में आके केंद्र ने संभाला, केंद्र ने हर ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराया, वैक्सीन भी उपलब्ध कराई, हॉस्पिटल भी उपलब्ध कराए। तो ये चीजें कहना और करना बहुत अंतर होता है कि केंद्र की भी जिम्मेवारी है, तो ये स्टेट गवर्नमेंटों की जिम्मेवारी है, इन्हें भी अपनी जिम्मेवारी समझना पड़ेगी। अगर तुम नहीं समझ पा रहे तो हाथ खड़े कर दो, बहुत अच्छा, केंद्र आके संभाल लेगी, तुमसे अच्छा करके दिखाएगी। बहुत अच्छा जिक्र किया आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिलों के जिला अधिकारियों से बात की, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है, यहाँ पर अब माफी चाहेंगे, एक बार फिर से आपको रोकेंगे और सीधे ले चलेंगे उत्तर प्रदेश, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। को मजबूती के साथ मुकाबला किया जा रहा है और उसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आ रहे हैं। प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने कोरोना महामारी के खिलाफ जो अभियान चलाया है, देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश के सामने चुनौती भी सर्वाधिक थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, भारत सरकार का सहयोग, जनप्रतिनिधियों की हमारी सक्रियता, शासन के मार्गदर्शन में हमारे जिलों की टीम ने जिस युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम है कि जिस प्रदेश के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही थी कि 25 अप्रैल से 10 मई के बीच में उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 1 लाख पॉजिटिव केस आएंगे और उत्तर प्रदेश की स्थिति देश के अंदर सबसे भयावह रहेगी, उस उत्तर प्रदेश ने पिछले 20 दिनों के अंदर, यानी 30 अप्रैल को हमारे पास जो एक्टिव केस थे, जो हमारे पास सर्वाधिक केस आए थे, पॉजिटिव केस, वह 24 अप्रैल को आए थे 38,055, और ये आशंका थी कि प्रतिदिन 1 लाख केस आएंगे। 38,000 के बाद हम लोग उसको घटाते घटाते नीचे आने में सफल हुए। आज 7,700 के आसपास पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं।
एक्टिव केस के बारे में जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि देश में और दुनिया में सर्वाधिक होंगे, और 30 अप्रैल तक इसमें बढ़ोतरी जरूर हुई क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी ज्यादा थी, रिकवरी कम थी, और 30 अप्रैल तक आते आते संख्या 3,10,000 तक तो पहुंची थी। लेकिन पिछले 20 दिनों के अंदर जो बृहद अभियान चला है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, आज उसका परिणाम है कि पिछले 20 दिनों के दौरान 2,04,000 एक्टिव केस प्रदेश के अंदर कम हुए हैं, यानी इतनी रिकवरी हुई है, और वे लोग अपने घरों को वापस जा चुके हैं या घरों में सुरक्षित हैं। इसके लिए हमें टेस्ट करने पड़े। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 4,62,00,000 से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक संपन्न हो चुके हैं। 1,60,00,000 से अधिक लोगों को हम लोगों ने अब तक वैक्सीन दिया है। 18+ को भी हम लोगों ने लगभग 8 लाख से अधिक लोगों को हम अब तक वैक्सीन दे चुके हैं। प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा अभियान चल रहा है वो निगरानी समितियों के माध्यम से स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। वे गांव गांव जा रही हैं, अभिनंदनीय कार्य कर रही हैं, और गांव गांव स्क्रीनिंग करने के साथ साथ मेडिसिन किट का वितरण, फिर आरआरटी की टीम वहां जाकर के उन लोगों का जो भी लक्षण युक्त संदिग्ध व्यक्ति पाए जाते हैं उनका एंटीजन टेस्ट करते हैं। एक बृहद अभियान चल रहा है, और इस अभियान को हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी लिया है कि अपने अपनी विधानसभा में मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव एक अभियान के साथ चला, जिसका परिणाम है कि तराई की बेल्ट का ये जनपद जो प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जनपदों में गिना जाता है, लखीमपुर खीरी, इस जनपद में मात्र 1400 एक्टिव केस आज के दिन पर बचे हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट यहां का अब मात्र 4% के आसपास है। इसके लिए टेस्ट बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन को कहा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन और अलग केंद्र बनाने की दिशा में भी कुछ नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं। कॉमन सर्विस सेंटर में वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन की सुविधा हम लोग देने जा रहे हैं, और हर एक ग्रामीण के क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन लेकर के हमें भविष्य की तैयारी भी अभी से प्रारंभ करनी होगी, और उसकी तैयारी हर एक जनपद में प्रारंभ हो चुकी है। मैं यहां के जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करूंगा कि किसी भी जनपद में सर्वाधिक जनप्रतिनिधियों ने अब तक जो मैंने विजिट किया है प्रदेश के अंदर, उसमें सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन प्लांट के लिए यहां के जनप्रतिनिधियों ने किया है, और वे सचमुच अभिनंदनीय है। यह अभिनंदनीय है कि उन्होंने अपने अपनी विधानसभा या अपने अपने संसदीय क्षेत्र में यहां पर ऑक्सीजन प्लांट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ किए हैं। यह बेहतर पहल है। ये लड़ाई हमारी एक सामूहिक रूप से कोरोना के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई है, और हर एक व्यक्ति को इस युद्ध में मिलकर के लड़ना होगा। मेरी आप सबसे भी अपील है, कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है, और एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है एक एक व्यक्ति की जान को बचाना। हमें जीवन भी बचाना है, व्यक्ति की जीविका को भी बचाना है। जीविका को बचाने के लिए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाया है। उद्योग चले, सामान्य गतिविधियां हमारी यहां पर चलायमान रहें, किसी प्रकार की कोई समस्या यहां पर न हो, इसके बारे में हम लोगों ने एक व्यवस्था की है। उद्योगों में कोविड केयर सेंटर और कोविड हेल्प डेस्क बनाने की कार्रवाई, गरीबों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से कल से प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी है। राज्य सरकार जून, जुलाई, अगस्त में प्रदेश के अंदर उन सभी 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था कर ही रही है।
साथ साथ मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से भी और जिला प्रशासन से भी कहा है कि कोई भी जरूरतमंद किन्हीं कारणों से अगर उसका राशन कार्ड नहीं है या राशन कार्ड निरस्त हो गया था, उसके पास कोई आजीविका का साधन नहीं, उसका राशन कार्ड बनवाइए, उसको खाद्यान्न उपलब्ध करवाइए। जिन लोगों की जीविका प्रभावित हुई है, स्ट्रीट वेंडर हैं, रिक्शा, ई रिक्शा, ठेला खोमचा लगाने वाले, नाविक हैं, धोबी है, नाऊ है, मोची है, माली है, हलवाई है, या और भी अन्य ऐसे लोग जो प्रतिदिन कमाने वाले लोग थे, इनकी आजीविका प्रभावित हुई है। उनको भरण पोषण भत्ता हम जून में देने की कार्रवाई कर रहे हैं। श्रमिक हैं, ये सभी कार्रवाई भी हमारी इसके साथ ही आगे चल रही है। हर जरूरतमंद के साथ, हर गरीब, हर किसान के साथ सरकार खड़ी है और इसके बारे में पूरी मजबूती के साथ हमारे जनप्रतिनिधिगण मेहनत से कार्य कर रहे हैं। आप सबसे मेरी अपील होगी कि कोरोना के प्रति जागरूकता में आपकी बड़ी भूमिका है। हर एक व्यक्ति को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। वह मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर न निकलें, शेष अन्य लोग भी जरूरत पड़ने पर ही आवश्यक कार्य हो तो ही घर के बाहर निकलें, अन्यथा घर के बाहर न निकलें। इसके साथ ही वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है। हम आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने देश को 2 स्वदेशी वैक्सीन दी हैं और एक तीसरी वैक्सीन भी आ चुकी है। जुलाई में कई और वैक्सीन आने वाली हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने भी ग्लोबल टेंडर के माध्यम से भी तमाम लोगों को इस वैक्सीन के लिए वैक्सीन की उपलब्धता हो। ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति वैक्सीन लगाएं, उसे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम गांव के कॉमन सर्विस सेंटर में वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था वहां कराने जा रहे हैं। लोग वैक्सीन लगाने के लिए जरूर आएं। इसके बारे में लोगों को प्रेरित करने की भी आवश्यकता है। हमारे जनप्रतिनिधि और प्रशासन तो कर रहा है, मीडिया भी अगर उसमें सहयोग दे सकेगी तो सफलतापूर्वक कोरोना के खिलाफ इस देश की लड़ाई को हम आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुन रहे थे आप उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए सभी उपाय कर लिए गए हैं और अब ग्राम प्रधानों के साथ बैठ करके इस पर रणनीति बनानी होगी। और चर्चा पे आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपके पास आएंगे एक बार फिर से राजेश्वर जी, जिस तरीके से जो स्थितियां पैदा हुई हैं, क्या कहेंगे? आपका एक आखिरी कमेंट। कुछ तो फोर्स अपॉन है, जो हम कहें कि किसी गवर्नमेंट की बस की बात थी, तो गवर्नमेंट के बस की बात नहीं थी, क्योंकि जो रिसोर्सेज चाहिए गवर्नमेंट को मीट आउट करने के लिए, वो विश्व के अच्छे अच्छे देश फेल हो गए। आप कुछ देशों को, 20-25 देशों को छोड़ दिया जाए, जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं, जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रियां हैं, उनकी सबकी एक दिक्कत तो आ ही रही है। जो प्रैक्टिकली अनएम्प्लॉयमेंट सबके यहाँ जनरेट हो रहा है, इकोनॉमी सबकी बैड शेप में चल रही है, सबके साथ ये दिक्कत चल रही है। हमारे यहाँ जो दिक्कत चल रही है, हमारे जो मुझे लगता है हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए पॉलिटिशियन, हम बड़े क्लियर और बड़े साफ शब्दों में बातें नहीं बोल पाते, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। वो दोनों ही, चाहे सत्ता पक्ष भी वही बड़े अपनी सारी बातें क्लियर कट नहीं कर रहा है, गलतियों को अपनी स्वीकार नहीं पाते, गलती अपनी स्वीकार करना नहीं चाहते, तभी नहीं कर पाया तो लेंगे जब, अगर पहली बात तो करना चाहें, पहली बात करना चाहें, दूसरा उसके बाद करेक्टिव रूल ढूंढना चाहें कि इसका करेक्शन होगा कैसे। अगर आप खुले दिल से आएंगे तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, लेकिन कम से कम 50-60 हो और लोगों का एक फेथ जगेगा। ऐसी जो अब विपक्ष में भी है, वो हर चीजों के लिए लगातार ये कह रहा है कि आप ये भी कर दो, वो भी कर दो। ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए। जीएसटी आप बड़ी मुश्किल से 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर चल रहे हैं, मतलब 1,25,000 करोड़, वो भी कैसे, कौन से डाटा की आप जगलरी करके चल रहे हैं, हम उस डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं। इनकम टैक्स की आपकी इनकम कम हो चुकी है। आपके दूसरे जो रेवेन्यू के, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड आने थे मार्केट में, गवर्नमेंट बॉन्ड लेके नहीं आ पा रही, क्योंकि उसमें भी इंटरेस्ट का बड़ा झगड़ा चल रहा है कि किस रेट के इंटरेस्ट पे लेके आए। बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लाएगी तो लोग उसके बायर नहीं है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लाएगी तो उसके बायर नहीं। शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं से इंटरनेशनल उसमें बहाव पे चल रहा है।
वो भी कोई उसमें कॉमन आदमी का उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं। उसमें अगर भारत का कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा हो तो कहाँ से हो रहा है? LIC से या गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनके पैसे काफी लगे पड़े। वो एक दो धारी तलवार पे चल रहा है। जो पैसे किसके? अल्टीमेटली जनता के। अगर डूबेंगे तो जनता के पैसे डूब जाएंगे, अगर मार्केट डूबता है तो कहीं ना कहीं तो घूम फिर कर जनता भी इफेक्ट आता है। कैप्टन हरी सिंह साहब जी, आपका आखिरी कमेंट। हमें और यही है, हम हर बात हर तरह से देख रहे हैं आम जनता के लिए। जहाँ जो रोजगार की जरूरत है रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, गरीबों को जहाँ खाद्यान्न की जरूरत है खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। कोरोना की महामारी में आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार किस तरह से जो है ना पूर्ण रूप से लगी हुई है। ऑक्सीजन की कमी थी, हमने ऑक्सीजन कहाँ से मंगा के पूरे किए हैं। हॉस्पिटलों की कमी पड़ी, हमने जगह जगह हॉस्पिटल बनवाए हैं। तो ये कहना गलत होगा कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रही। केंद्र सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेवारी से भी ज्यादा जिम्मेवारी निभा रही है। जिस तरह से अभी हमारे योगी जी बता रहे थे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा कि पूर्व की सरकार भी अगर अपना कर्तव्य इसी तरह निभा गई होती तो आज जितनी हमें मेहनत करने पड़ रही शायद नहीं करना पड़ती। आज जो दिल्ली में जो सरकार है जिस तरह से काम कर रही है, अगर ये तरीका से करती तो आज दिल्ली में जितनी महामारी हुई है शायद नहीं होती। आप देख रहे हो कि नवनीत कालरा पकड़ा गया है, ईडी उसके आज छापे डाल रही है। बिल्कुल ठीक, आपने बहुत अच्छा काम किया और मुझे लगता है कि आपको सुधारने की और भी बेहद आवश्यकता है। आप दोनों मेहमानों को जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो CMI की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो आंकड़ा सामने आया है वो 14% को भी पार कर गया है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप खबरों के लिए बने रहिए।